अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। एक अहम तरीन कौल है, मशहूर ज़माना कौल है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। एहसान फरामोश, मोहसन कोश, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, यह नमक हराम, ये तमाम औसाफ किसी एक जगह एक साथ देखने हो तो आप अफ़गानिस्तान को देखिए, उसके शहरियों को देखिए। वही अफ़गान और वही अफ़गानिस्तान जो पाकिस्तान के बेशुमार एहसानात और मोहब्बत का बदला हमेशा नफ़रत और दुश्मनी से देते आ रहे हैं। नफ़रत और एहसान फरामोशी का ताज़ा सबूत जर्मनी में दिया गया। फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी काउंसिल खाने के बाहर अफ़गान बाशिंदों ने हंगामा आराई की, पाकिस्तानी परचम उतारा, उसकी बेहुरमती की, पाकिस्तान से इस अफसोसनाक वाक़े की शदीद मजम्मत की है। जर्मन हुकाम ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मुतअद्दिद अफराद को गिरफ़्तार भी किया है। ये नहायत अफसोसनाक और शिद्दत पसंद हरकत है। एक तरफ पहले ही पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी का शिकार है और अब दूसरे ममालिक में भी अफ़गान दहशतगर्दी पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए ख़तरा बन रही है। इसी इंतहा पसंदी ने जेंटलमैन्स गेम क्रिकेट में भी पाकिस्तान मुखालिफ शिद्दत पसंदी का जहर घोला है। 2019 वर्ल्ड कप के मौके पर इंग्लैंड में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम्स आमने सामने आई तो स्टेडियम के अंदर और बाहर अफ़गान बाशिंदों ने पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के साथ हाथापाई की। ये मंजर हम सबके लिए इसलिए बहुत ज़्यादा चौंका देने वाला था, हैरान कर देने वाला था कि क्रिकेट की दुनिया के जो सबसे बड़े हरीफ हैं ना, पाकिस्तान और इंडिया, इनके दरमियान मैच में भी कभी दोनों तरफ के क्रिकेट लवर्स में हाथापाई तक बात नहीं गई है। फिर 2022 में शारजा में एशिया कप के दौरान पाकिस्तान के हाथों अफ़गान क्रिकेट टीम की शिकस्त के बाद अफ़गान बेकाबू हुए और स्टेडियम में तोड़ फोड़ के साथ पाकिस्तानी शायकीन पर तशद्दुद किया। अफ़गानों की पाकिस्तान दुश्मनी का ताज़ा मुजाहरा पिछले साल उस वक्त देखा गया जब पाकिस्तान हुकूमत ने गैर कानूनी अफ़गान पनाह गुज़ीनों को पाकिस्तान छोड़ने की 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी। इसी दौरान 23 अक्टूबर को अफ़गानिस्तान ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को शिकस्त दी तो अफ़गान क्रिकेटर इब्राहिम ज़दरान ने मैन ऑफ द मैच का जो अवार्ड था वो अफ़गान पनाह गुज़ीनों के नाम किया जिन्हें पाकिस्तान से वापस भेजा जा रहा था। यूँ अफ़गान अवाम के साथ साथ उनके क्रिकेटर्स ने भी खेल में दुश्मनी का रंग घोलने की भरपूर कोशिश की है। ये वही अफ़गान क्रिकेटर्स हैं नाज़रीन, जिनके खेल को बनाने में, उनके खेल को संवारने में, उनके खेल को निखारने में और इस मकाम तक पहुँचाने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है। साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने ही इन अफ़गान क्रिकेटर्स की तरबियत की है और आज इन्हीं की बदौलत अफ़गान क्रिकेट टीम खेल के मैदान में कारकर्दगी के झंडे गाड़ रही है। हद तो यह है कि पाकिस्तान में बसने वाले लाखों कानूनी और गैर कानूनी पनाह गुज़ीन जो सालों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन इनमें से भी अक्सरियत मुखलिस नहीं है पाकिस्तान के साथ। अक्टूबर 2023 जब हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वापस जाने की डेडलाइन दी तो उस वक्त के निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब ने बताया था कि सिर्फ 2023 में हुए 24 खुदकुश हमलों में से 14 खुदकुश हमले अफ़गान बाशिंदों ने किए थे, जबकि इससे पहले भी पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में अफ़गान बाशिंदों का नाम 12 आता रहा है। जब हुकूमत पाकिस्तान ने गैर कानूनी शहरियों को मुल्क बदर करने का फ़ैसला किया तो तालिबान हुकूमत ने अपील की थी पाकिस्तान से कि वो गैर कानूनी तारकीन वतन से मुतालिक फ़ैसले पर ज़रा नज़रसानी करें। लाखों की तादाद में पाकिस्तान में बसने वाले कानूनी और गैर कानूनी अफ़गान पनाह गुज़ीनों ने भी अफ़गानिस्तान जाने से ये कहते हुए इनकार किया था कि वहाँ तो उनके लिए मौत है। अक्सरियत ने अफ़गानिस्तान वापसी जाने पर जानो माल के तहफ़्फ़ुज़, रिहाइश, रोज़गार, तालीम और सेहत की सहूलियात के हवाले से ख़दशात का इज़हार किया था, लेकिन लाखों अफ़गानों को पनाह देने के बावजूद अफ़गानिस्तान में जो तासुर मौजूद है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान ने पनाह गुज़ीनों के लिए जो आने वाली इमदाद थी, गैर मुल्की इमदाद थी, उसमें खुर्द-बुर्द किया। इस तमाम एहसान फरामोशी और इल्ज़ाम तराशी के बावजूद पाकिस्तान ने हर वक्त बड़े दिल का मुजाहरा किया है। मेहमान नवाजी की आला रिवायत बरकरार रखते हुए 11 जुलाई को 14 लाख रजिस्टर्ड अफ़गान पनाह गुज़ीनों के क़याम में 1 साल की तोसी की इजाज़त दे दी, लेकिन सालों की इस मेहमान नवाजी का जवाब सिर्फ अदम ताउन और दहशतगर्दी की शक्ल में ही हमें मिलता रहा है। 2021 में काबुल में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी में कई गुना इजाफा हुआ है, जिसकी शिकायत हुकूमत पाकिस्तान मुसलसल तालिबान हुकूमत से कर रही है और अफ़गानिस्तान में मौजूद पाकिस्तान दुश्मन कालेदम TTP के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा किया जाता रहा है, लेकिन तालिबान हुकूमत तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अपना असासा करार देते हुए इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई से इनकार कर रहे हैं। इस बेरुखी और अदम ताउन के बावजूद पाकिस्तान हुकूमत और पाक फ़ौज अफ़गानिस्तान में क़याम अमन और उसकी तरक्की के लिए हर वक्त और हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है।
ये तो कुछ हाल और माजी करीब के हक़ाइक़ मैंने आपको बताया। इससे पहले कि मैं गेस्ट के पास जाऊँ, माजी का भी कुछ अहवाल आपको बता देती हूँ ना कि वहाँ भी सूरत हाल ऐसी ही तो रही है। यही वो अफ़गानिस्तान है कि जिसने 1947 में पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम किया था। 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बना तो अफ़गानिस्तान ही वो वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान की रुकनियत की मुखालिफत की थी। सितंबर 1947 में ही अफ़गान हुकूमत ने काबुल में अफ़गान झंडे के साथ पश्तूनिस्तान का जाली झंडा लगाकर आज़ाद पश्तूनिस्तान तहरीक की बुनियाद रखी थी। पाकिस्तान के वजूद में आते ही जिस मुल्क ने पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा मसाइल खड़े किए थे वो यही अफ़गानिस्तान था। 1951 में पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ान को रावलपिंडी जलसे में कत्ल करने वाला सैयद अकबर भी अफ़गान बाशिंदा ही था। गर्ज़ ये कि हमने जिन्हें रहने को घर दिया, जिनको रोटी दी, अपनी रोटी बांटी उनके साथ, जिनके बच्चों को सहारा दिया, रिश्ते नाते जोड़े, उन्होंने ही दुश्मनी निभाने और पाकिस्तान की जड़ें काटने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। लेकिन फिर भी इस सब के बावजूद भी पाकिस्तान आज भी अफ़गानिस्तान को बिरादर इस्लामी मुल्क कहकर इज़्ज़त देता है। मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, राना एहसान अफजल साहब हैं, कोऑर्डिनेटर टू PM प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। शुक्रगुजार हूँ आपकी। आगा रफ़ीउल्लाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया सर, आपकी शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ साथ तैमूर खान झगड़ा साहब मुझे प्रोग्राम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों मेहमानों की मैं शुक्रगुजार हूँ, तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। सर एहसान साहब, आपसे ज़रा मैं बात का आगाज़ करना चाह रही हूँ। सबसे पहले जो फ्रैंकफर्ट में वाक़या हुआ है, इंतहाई अफसोसनाक और शिद्दत पसंदी का वाक़या हुआ है, इसकी डिटेल्स आ गई हैं आपके पास, क्या हुआ है ये? देखें, ये बिल्कुल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो एक इंटरनेशनल साजिश रची जाती है जिसमें आपके जो हमसाए मुल्क हैं उसका हमेशा ही हाथ पाया जाता है। वो इस तरह की चीज़ों को इंस्टिगेट करते हैं और ये बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान जो रेफ्यूजीज़ के ऊपर अरबों रुपए की कॉस्ट कर चुका है और उनको यहाँ एक हिफाजत के अंदर रखा हुआ है और हमारी इकॉनमी पे बड़ा बोझ रहा है, उनको भी रखा। फिर अफ़गानिस्तान को हमेशा हमने अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी को सपोर्ट किया। आज भी वहाँ जो मेजर आपकी जो स्टेपल क्रॉप्स हैं, चाहे आटा हो, चावल हो, सब कुछ यहाँ पाकिस्तान के ज़रिए जाता है। अफ़गान ट्रांजिट के अंदर हमने बड़ा नुकसान जो है वो भरा है, सिर्फ इसलिए कि अफ़गान एहसानात तो बेशुमार है ना। तो मैं लेकिन अब जो ये एहतजाज हो रहा है और फिर पाकिस्तान की तरफ से भी इस पर मजम्मत भी की गई है और मुतालबा भी किया गया है, तो अब तक कितनी गिरफ्तारियाँ अमल में आ चुकी हैं और एहतजाज क्यों हो रहा था? देखें, ये तो अब इन लिंक्स को देखा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर भी क्या कुछ लोग जो हैं इसके अंदर शामिल थे और अगर वो शामिल थे तो किस हद तक शामिल थे, ये सारी इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है। तो इस वक्त तक तो कुछ कहना कि पाकिस्तान के अंदर कोई गिरफ्तारी हुई या कोई लिंक कोई वो ये इस पे भी तहकीक हो रही है। वहाँ जर्मनी के अंदर अतर तारड़ साहब ने कहा ना कि नादरा से शनाख्त मांगी गई है, तो क्या सबूत है इसके कि वहाँ पर कुछ के अपने शहरी भी? देखिए बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे अफ़गानी रेफ्यूजीज़ भी यहाँ से गए हैं पाकिस्तान से, तो फिर वहाँ जो लोग जिनकी वीडियोस आई हैं वो शेयर की गई हैं। अब देखा जाएगा कि वो पाकिस्तान से भी अगर कोई लोग ताल्लुक़ रखते थे और शरारत की गई और उस शरारत के पीछे भी अगर कोई ज़िम्मेवारी किसी के ऊपर आती है नहीं होती, तो ये इट इज़ एक कहने तहकीक चल रही है। तो इसके ऊपर मैं कोई ऐसा कमेंट नहीं करना चाहूँगा जो कि अभी एविडेंस के साथ जो है वो बैक्ड अप ना हो। तो इसको देखा जाएगा आने वाले दिनों में क्या कि ये किस तरीके से अनफोल्ड होता है और इसकी कड़ी कहाँ से मिलती है। लेकिन ये श्योरिटी है कि हमारा जो एक हमसाया मुल्क है जो पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ हमेशा काम कर रहा है इंटरनेशनली, वो ज़रूर इसमें शामिल है। पाकिस्तानी शहरी होने की इत्तलात है या ये शकूक की बुनियाद पर बात कर दी गई है? नहीं, देखें, मेरे ख्याल से जब उन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी है तो पाकिस्तान से, तो उसके अंदर डेफिनेटली पाकिस्तानी मौजूद हैं, तभी उन्होंने वो हमारे साथ रब्ता किया है और हमारे साथ वो एविडेंस शेयर कर रहे हैं। तो इसके ऊपर जब तक ये चीज़ कोई हतमी तौर पे चीज़ें बज़ाहिर सामने नहीं आती। कितने लोग गिरफ्तार हुए, नंबर्स आए हैं आपके पास? नहीं, मेरे पास पाकिस्तान के अंदर का नंबर नहीं है, जर्मनी में उन्होंने, जर्मनी से मुझे नहीं अभी कंफर्म आइडिया। बिल्कुल ठीक है। अगर सब ये क्या सिलसिला है सर? बेशुमार एहसानात हैं हमारे, पाकिस्तान की तारीख है पूरी, मैंने भी आगाज़ में लोगों को बताई है। क्या रवैया है ये क्यों है सर, और हल है कोई इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। क्यों इशू ये है कि राना साहब किस वजह से वजाहत के साथ नहीं बात कर रहे हैं मुझे नहीं समझ, क्योंकि इस टाइम पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है, इनके पास नॉलेज मुझसे ज़्यादा होगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये इसमें भी 70-80% वो अफ़गानी है जो पाकिस्तान के अंदर 2 नंबर जाली डॉक्यूमेंट्स बनवाए,
नादरा ने उनको शनाख्ती कार्ड बना के दिए, पासपोर्ट बना के दिए, और उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ये गए। वहाँ से अब चूँकि ये जब हमारे एम्बेसी में करते हैं वीज़ों के लिए, वो रिकॉर्ड मौजूद है कि ये अफगान, हमारे पास उनके रिकॉर्ड अफगान रेफ्यूजीज़ के भी हैं, ये बहुत इशूज़ में यहाँ इन्वॉल्व हैं। तो वो वीज़े उनको देखभाल के देने की प्रोसेस होता है, उसमें टाइम लगता है। हाँ। ये उसको इशू और बेस बना के इन्होंने ये इसमें यकीनन पाकिस्तानी भी होंगे, लेकिन ये जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए ये कम है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा माजी में ले जाऊं जी। जब भी आप ज़िया-उल हक का कोई भी फैसला उठाएंगे, वो पाकिस्तान जब तक कायम है वो भुगतता रहेगा। ये उस टाइम भी जब ज़िया-उल हक ने स्पीच की थी कि ये हमारे अफगान भाई वहाँ लड़ रहे हैं, अगर ये ना लड़ रहे होते तो पाकिस्तान की ईंट से ईंट बच जाती, ये उस टाइम भी उसने की थी ज़िया-उल हक ने पाकिस्तान के साथ एज ए आर्मी चीफ, एज ए यहाँ पर एज ए पाकिस्तान पे जमहूरियत पे ज़रब मार के उस टाइम भी ज्यादती की थी। हाँ। ये वही चीज़ आज भी कौम भुगत रही है। मैं आपसे ये पूछूँ ना कि वहाँ से ये रवैया क्यों है? देखें, ये आप उनसे ये तवक्को इसलिए कर सकते हैं कि जब आप एक इंटरनेशनली एक मूव थी रशिया की और अमेरिका की, और उसमें जब आपका आर्मी चीफ या आपका सिपाही सालार वो खड़ा होकर कहता है कि जो अफगानी वहाँ लड़ रहा है वो हमारे लिए लड़ रहा है, और वो अफगानी वहाँ पर ना लड़ रहा होता तो हम पाकिस्तान की ईंट से ईंट बच जाती। ये रिकॉर्ड पर मौजूद है ज़िया-उल हक के पास। तो इसलिए आपको ये भुगतना पड़ेगा, और ये इनसे आप अच्छे की तवक्को करना फजूल है। ये उस टाइम भी गलत फैसला था, आज भी गलत हो रहा है। सही। तैमूर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। ये फरमाइए कि जो जर्मनी वाला वाक़या हुआ है, इस सारे मामले पर जिस तरह से उंगलियां उठ रही हैं, जिस तरह की बात की जा रही है, बाकायदा तौर पर वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं कि अगर कोई मुलव्वस निकला तो खान साहब उसे बचा नहीं सकेंगे, यानी उंगलियां आपकी तरफ हैं सारे मामले पर। वही सब मेरे ख्याल में तो ये बड़ा पैथेटिक, शर्मनाक बयान है अगर अता तारड़ इस पे भी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, और इन दोनों को भी उसकी मजम्मत करनी चाहिए। नहीं अपना झगड़ा साहब, मैं मजम्मत तो जब करूँगा कि मुझे पता चले कि अता तारड़ ने क्या कहा है, और आप इसके बारे में क्या कहते हैं। आप अपना मौकफ तो देना, तो मैं अता तारड़ के मौकफ के ऊपर लाजमी कोई कमेंट्स करूँगा। झगड़ा साहब, आप भी एज ए केपीके में आपकी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, आपको केपीके के हवाले से अफगानिस्तान की चीजों को समझते हैं, आप भी थोड़ा सा हक़ाइक़ के ऊपर खुल के बात करें ना एज ए पाकिस्तानी। हाँ जी, मैं बिल्कुल देता हूँ। मैं तो इसलिए शॉक हो गया, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे से भी वाक़ये के बारे में पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा कि पीटीआई इसमें मुलव्वस थी या नहीं। I think even the question was in bad. छोड़े सर, वो तो जो भी पाकिस्तानी मुलव्वस होगा वो पाकिस्तान के खिलाफ है, लेकिन इस अफगान के इस एक्ट पे आप क्या कहते हैं? जी, 3-4 चीज़ें। सबसे पहले जो फ्रैंकफर्ट में वाक़या हुआ है और पाकिस्तानी फ्लैग को उठाया गया है, इट इज़ अनएक्सेप्टेबल। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। आई थिंक इसमें कोई शक जो है वो नहीं है। दूसरी बात ये कि जहाँ तक ये बात है कि अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट रहा, और ये बात जहाँ तक है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के लिए बिलखुसूस सोवियत वॉर के बाद बहुत कुछ किया, और जितना पाकिस्तान ने अफ़गान रेफ्यूजीज़ के लिए किया है, 40 साल से ज़्यादा हो गए। उसकी पॉलिटिक्स जो भी हो, उसकी तारीख में, मॉडर्न तारीख में कम मिसालें मिलती हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं जो राना एहसान ने कहा कि ऐसे सिचुएशन में बहुत सा जो है वो बहुत सी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि हमारा जो एक और हमसाया मुल्क है, जो हमारा रवायती हरीफ है, कि वो ऐसे सिचुएशन में उसका फ़ायदा भी ले एंड दे स्टोक द फायर्स। मैं सिर्फ इसके साथ 2 बातें और यही कहूँगा कि जो भी है, अभी भी बहुत से अफ़गान जो हैं वो पीसफुल सिटीजन्स हैं, अफ़गान पीसफुल सिटीजन्स हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर क्रॉस कल्चरल लिंक्स हैं। जैसे मेरे भाई ने पीपल्स पार्टी का कहा
इसमें कोई शक नहीं कि हमने 70s 80s में और अभी तक अपनी अफगान पॉलिसी में बहुत सी गलतियां की हैं, जिसका हम जो है वो नतीजा भुगत रहे हैं। लेकिन जो अफगान पाकिस्तान में रहते हैं, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं, मेहरबानी करें एक रेसिस्ट नैरेटिव जो है उसको ना फरोग दें। वो ना पाकिस्तान के लिए अच्छा है। वो लोग मुसलमान हैं, पश्तून हैं, नॉन पश्तून हैं, लेकिन दे आर ह्यूमन बीइंग्स और हमें उनकी भी उतनी इज्जत करनी चाहिए जितनी हम किसी और की करते हैं। और उसकी मैं आपको मिसाल देता हूं, एक बड़ी आज भी इज्जत ही दे रहे होते हैं ना, बिरादर इस्लामी मुल्क ही कह रहे होते हैं। लेकिन मसला ये है कि वहां से होता क्या आ रहा है, हो क्या रहा है, मुसलसल क्या हो रहा है, तारीख है। और ये सारी की सारी जो है ना, ये हिस्ट्री है, ये तारीख का हिस्सा है जो वहाँ से जो कुछ हो रहा है। तो हम यहाँ से एहसान पे एहसान किए जाएं और वहाँ से हमें उसके जवाब में एहसान फरामोशी ही मिलती जाए सर। देखिए, बयान भी ना किया जाए, उसके ऊपर रेसिस्ट का इल्जाम लगा दिया जाए। तारीख को खोलना नहीं चाहता, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल ये भी तारीख का हिस्सा है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस में नहीं रिकॉग्नाइज किया, और जो अफगान गवर्नमेंट्स ने, मुख्तलिफ अफगान गवर्नमेंट्स ने एंटी पाकिस्तान स्टांस लिया, ठीक है, वो तारीख का हिस्सा है, कोई इसमें शक नहीं है। We need to move ahead with our neighbor। हमें उनके अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। बिलखुसूस अभी भी जो अफगानिस्तान की जिम्मेदारी है वो ये है कि हम उनकी सरजमीन पाकिस्तान में क्रॉस बॉर्डर वो हमारी सरहदों में मुदाखलत करने की कोशिश कर रहे हैं सर। हमारे मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है बहुत बड़ी तादाद में, वहाँ पर अफगानिस्तानी के शहरी जो हैं वो मुलव्वस निकलते हैं सर। अगर मुझे कहने दें तो मैं यही आपको कह रहा हूं कि जो वहां से उनकी सरजमीन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए इस्तेमाल होती है, कम से कम इवन अगर हमारे आपस में इंटरनल पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, इस बात को पॉइंट आउट करना पड़ेगा। और ये अफगानिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ना इस्तेमाल हो, बिकॉज फॉर अस इट विल ऑलवेज बी पाकिस्तान फर्स्ट। लेकिन आखिर में मैं यही कहूंगा कि देखें, लेट दिस नॉट बिकम एन एक्सरसाइज। देख, मेरे एक पर्सनल वाकया बताता हूं। मेरे अगेंस्ट इलेक्शन में जो बंदा जीता PMLN के टिकट से, उस पे इल्जाम लगा कि वो अफगान नेशनल था और उसको गलत नेशनैलिटी दी गई। मैंने बार बार ऑन द रिकॉर्ड कहा कि मैं ये कार्ड नहीं खेलूंगा, क्योंकि मेरे लिए ये काफी है कि उसने 1500 वोट लिए। द पॉइंट इज, अब मैं उसी कैंपेन का हिस्सा बन जाऊं जिसकी वजह से जो अमन पसंद अफगान जो है वो हमारे साथ एक अच्छा रिश्ता डालना चाहते हैं, वो ठीक है। और ये बात PMLN भी देख ले कि वो किसको टिकट दे रही है और क्यों दे रही है और उनका क्या। एक मिनट किरण, ये तो देखे ना झगड़ा साहब, ये तो अभी आप ज्यादती कर रहे हैं ना। अगर आपको पता भी है, अगर वाकई आप समझते हैं कि वो अफगानी है, तो आपको उसके खिलाफ कोर्ट भी जाना चाहिए और उसके खिलाफ एविडेंस। और अगर वो अफगानी नहीं है तो आपको कैटेगरी को कह देना चाहिए कि नहीं, वो अफगानी नहीं है, एक प्रोपेगेंडा है उसके खिलाफ। जब नादरा ने उसे ID कार्ड दिया है तो ठीक ही दिया होगा ना सर। हम इसको मैं तो यही कह रहा हूँ, जब नादरा ने दिया है तो ठीक थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ जाते हैं सर। डिस्कशन काफी लंबी हो गई है, इस कंट्रोवर्सी में क्यों पड़े। ठीक तैमूर साहब, क्योंकि मुझे दीगर सेगमेंट्स पे भी, दीगर टॉपिक्स पे भी जाना है, हम इस डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। सर, असद कैसर साहब कह रहे हैं कि जो हुकूमत के अराकीन हैं वो दबाव डाल रहे हैं, कहा जा रहा है कि कैबिनेट में आ जाए, उनके अराकीन पर दबाव डाल रहे हैं आप लोग, और पैसे देने की बात हो रही है, वरना फिर कह रहे हैं कि अगर नहीं आते हैं और पैसे भी नहीं लेते हैं तो फिर केसेस का सामना करना पड़ेगा। कौन है जो दबाव डाल रहा है? देखिए, ये तो झूठा प्रोपेगेंडा PTI पता नहीं कब से कर रही थी कि सिंध हाउस में पता नहीं कितने पैसे बटे हैं और कोई उसके एक शवायद नहीं दे सके। फिर इन्होंने कहा कि अमेरिका से फाइनेंसिंग हुई है ये खरीदो फरोख्त के लिए, एक शवायद नहीं दे सके। तो ये झूठा प्रोपेगेंडा इनका पुराना। देखें, मसला इनका ये है कि ये पार्टी खुद तितर बितर हुई है, लीडर इनका जेल में है और वो पार्टी की जो कह लें कि जो पावर उसने जकड़ी हुई है, वो किसी के ऊपर एतमाद नहीं कर पाते। तो पार्टी वो आज भी बैठे जेल से, जो 2-3 दिन उनको वो कहते हैं बड़ा हमने बंद किया हुआ है, वो पार्टी जेल से बैठे चला रहे हैं। और वहाँ पीछे जो है वो सारा जो है वो क्यास PTI के अंदर मचा हुआ है। अब उसका ब्लेम जो अपना इनको नजर आ रहा है कि शायद इनके अराकीन आगे पीछे हो जाए, वो दूसरों पर डाल रहे हैं। हुकूमत देखिए, हुकूमत का तो बिल्कुल भी कोई एजेंडा नहीं है कि हम किसी के कोई बंदे तोड़े। कल फरमा रहे थे सर, कल वो कह रहे थे कि 26 जुलाई का उन्होंने फैसला किया है अब कोई जलसा वगैरह करने का, और अगर अब हुकूमत ने इजाजत नहीं दी
तब भी जलसा करेंगे, लेकिन हुकूमत की तरफ से फिर इस पे काउंटर नैरेटिव आएगा। क्या करेंगे आप लोग सर? देखिए, ये तो बड़ी बेसिक सी बात है ना, जो भी लोकल इंतजामिया है और जो हसास अदारे हैं वो सिक्योरिटी की सिचुएशन देख के ये फैसला करते हैं। अब आपके सामने है कि मुल्क के अंदर क्या हालात हैं, रोज हमारे जो भाई लोग हैं वो शहीद हो रहे हैं। बाकी सारी जमातें भी तो निकल रही हैं, वो भी तो एहतजाज कर रही हैं, वो भी तो अपने जलसे जुलूस कर रही हैं। TLP अभी बैठ के गई यहाँ पर, JUI कर रही है, यहाँ पे जमात इस्लामी कर रही है। देखिए बाकी सबके लिए सिक्योरिटी नहीं है, उनके लिए सिक्योरिटी का मसला है। देखें वहां भी इश्यूज हुए ना, सिक्योरिटी सिचुएशन बन्नू में भी बनी, नहीं होनी चाहिए थी, बड़ा अनफॉर्चुनेट था, हलाकत हो गई। तो इस तरह का जो है इस वक्त जो भी लोकल सिनारियो देखा जाएगा, मुमकिन मैं इसको बिल्कुल यानी कि हो सकता है बिल्कुल इनको इजाजत मिल जाए, और अगर कोई सिक्योरिटी सिचुएशन ना हो तो इजाजत मिल जाए, तो इसको तो वो ये कहना। लेकिन देखें KPK के अंदर तो इनके पास खुली छुट्टी है, वहां तो कोई रोक ठोक नहीं है, तो वहां तो एक इन्होंने जलसी भी नहीं करके दिखाई। तो असल चीज ये है कि इनके पास अवामी पजीराए है नहीं, जहां में तो हुए ना जलसे, लेकिन क्या वो कहते हैं वर्कर कन्वेंशन हुई, वो जलसे तो कहते ही नहीं है, वो जलसे कहने के लायक भी नहीं है जो वहां हुए। तो वहां तो खुली, वहां तो कुछ नहीं कर पा रहे ये, तो यहाँ आने का शौक है, सिक्योरिटी सिचुएशन देख के इनको इजाजत दे दी जाएगी। पीपल्स पार्टी क्या राय रखती है इस पे कि बाकी तमाम जमातें हैं वो आ भी रही हैं, बैठ भी रही हैं, धरने भी कर रही हैं, जलसे भी कर रही हैं, लेकिन PTI को इजाजत नहीं मिल रही है? देखें, PTI को भी इजाज़त मिलनी चाहिए, लेकिन अगर PTI का तर्ज सियासत एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह हो जी, और ये एतमाद दिलाए वहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि इनसे ये बईद नहीं है कि कब दोबारा 9 मई करे, कब दोबारा ये 9 मई जैसे वाक़यात पे आ जाए। आप पिछले दिनों एक गवर्नमेंट की तरफ से एक अफवाह चली थी कि जी पाबंदी लगाएंगे, जिस पे हमें सख्त तहफ़्फ़ुज़ात है इस तरह की बात पे कि किसी सियासी जमात पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सियासी जमात के ऊपर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपना रिएक्ट और अपना ऐसा तर्ज सियासत रखे कि वो ऐसा लगे कि पाकिस्तान की एक सियासी जमात है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे दोस्त जब इस पर मैंने आपसे सर वैसे तफसीली बात करनी है, और तैमूर साहब से मैंने पूछना है कि पाबंदी माफ़ कीजिएगा जलसे वगैरह के हवाले से क्या करेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रेक लीजिए, वापस आइए। वेलकम बैक वंस अगेन जी, मोज़ेज़ मेहमान साथ मौजूद हैं। तैमूर साहब ये फरमाइएगा, जो असद कसर साहब बात कर रहे हैं, दबाव डाला जा रहा है, ऑफर्स की जा रही हैं, तो सर कौन लोग हैं बेसिकली जो दबाव डाल रहे हैं, ऑफर्स कर रहे हैं? आपको आवाज आ रही है? क्योंकि बीच में स्टैटिक थोड़ा सा, आजकल ये इंटरनेट वगैरह बंद करते हैं तो जी कुछ पता भी नहीं चलता। आ रही है आवाज? जी आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है। देखिए असद कैसर साहब जो बात कर रहे हैं उसमें कोई छुपा हुआ नहीं। आई एम सॉरी बट आई डोंट नो कि राना साहब कैसे कह सकते हैं कि कोई सबूत नहीं है। हमारे MNA थे फयाज अहमद साहब, उनके बेटे को पिकअप किया गया, उनको कहा गया, उन्होंने खुद ये स्टेटमेंट दी है ना, ठीक है, उनको कहा गया, उनके 16 साल बेटे को पिकअप किया गया, उनकी वालदा को कहा गया व्हेन ही वाज बीइंग टॉर्चर्ड कि PTI ना ज्वाइन करें। जमशेद दस्ती साहब के घर पे रेड हुआ, उन्होंने बात की, साहबजादा अमीर सुल्तान साहब जो है वो किडनैप हुए, ये सारी बातें हो चुकी। देखिए आगे जाते हैं। अच्छा बात सुनने, वैसे ये बात कर लेंगे, वी स्वीप इट असाइड, ये ठीक है, अगर ये हुआ है तो ये ठीक है, मतलब ये ठीक है, लेकिन पैसों की ऑफर नहीं होना चाहिए। नहीं झगड़ा साहब, नहीं ठीक है, लेकिन आप भी अल्हम्दुलिल्लाह कोर्टे मेहरबान है तो कोर्टों में जाए ना इनके अगेंस्ट। हाँ देखिए कोर्टों में चले जाते हैं। अच्छा आज राना एहसान साहब आए हैं, राना साहब और मैं एक शो पे थे ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के एक दिन पहले, और क्योंकि राना साहब का आजकल काम मुश्किल है तो उन्होंने कहा कल जब PTI के खिलाफ फैसला आएगा फिर आप देखें कि PTI कभी कोर्ट के फैसले को मानती ही नहीं है। तो राना साहब आज जो मरियम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर रही है, अता तारड़ साहब कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं मान रहा, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि कोई ज़रूरी तो नहीं है कि हम फैसला मान लें, तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? और असल में ये हो क्यों रहा है? एक मुझे मिनट दे दे। सर मेरा काम है ना सवाल करना, मैं सवाल कर रही हूँ, यकीन करें मैं ये सवाल कर रही हूँ और मुसलसल पिछले 2 दिन से कर रही हूँ, लेकिन मैं जो आपसे सवाल कर रही हूँ वो तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि पैसे लिए जा रहे हैं, पैसों की ऑफर्स की जा रही हैं, कैबिनेट में बुलाया जा रहा है, अदरवाइज केसेस का सामना करने की बात कर रहे हैं। असद कैसर साहब ये कह रहे हैं, तो फिर सर बताएं तो सही कि कौन लोग कर रहे हैं ये?
और किनको कर रहे हैं? कौन लोग कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? कौन लोग कर रहे हैं? हुकूमत कर रही है, हुकूमत के इदारे कर रहे हैं। कोई तीसरा हो नहीं सकता था। एक वक्त में हम ये बात सब छुपाते थे, अभी आपके पास, और अगर आपके पास ये आ गया है तो आप इस सारे मामले को सबूतों के साथ अदालत में लेके जा रहे हैं। कौन लोग कर रहे हैं? हुकूमत के भी कुछ लोगों ने राब्ता किया होगा ना, एक चीज लेके जा रहे हैं। वैसे सर बात तो ऐसे होनी चाहिए किरण, कि जैसे कल रात जब अहमद जंजुआ को 4 बजे पिकअप किया गया और वो पुलिस यूनिफॉर्म में लोग नजर आ रहे हैं और वो सिर्फ एक मीडिया कोऑर्डिनेटर है, तो इस्लामाबाद की इंतजामिया को खुद इन एक्शन आना चाहिए था। जब मेरे घर में इस्लामाबाद में रेड्स हुए थे जी, और एंटी टेररिस्ट पुलिस जो है वो अंदर आई थी, और बाद में जब आप पुलिस स्टेशन जाएं तो वो कहें जी हमने नहीं किया, तो उस वक्त इंतजामिया को खुद इन एक्शन आ जाना चाहिए था। ये मैं बताता हूँ हुआ क्यों है। ये नवाज शरीफ की स्टेटमेंट है नहीं आज सर, की। सर उससे पहले देखिए तैमूर साहब, उससे पहले सर कम से कम ये तो सामने आए ना कि जिन लोगों को कहा जा रहा है वो तो सामने आए पहले, फिर ये मामलात लेकर आप कह रहे हैं कि अगर सबूतों के साथ जाएंगे अदालत में तो वो हैं कौन लोग, और ये भी एक्सपोज करें ना कि जो लोग ऑफर्स कर रहे हैं कौन है हुकूमत के वो लोग। मुझे हैरत है, मैंने ये सब कुछ कह दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इस मुल्क में कानून का कोई नहीं है। मतलब व्हाट डू यू वांट अस टू डू? झगड़ा साहब आपको जहां पे हमें पता है सर, कौन अगर बात कर रहे हैं इट मींस अगर ये इल्जाम आपकी तरफ से है सर, ये फर्क पड़ता है तभी तो आपसे सवाल हो रहा है ना सर कि वो कौन लोग हैं, और अगर जो लोग कर रहे हैं उनको एक्सपोज करें सर। झगड़ा साहब किरण आपसे कह रही है, आपका कमेंट, झगड़ा साहब किरण आपसे कह रही है कि मिसाल के तौर पे आप मुझे कॉल करते हैं कि ये काम है, तो मैं कहूंगा ना कि मुझे हमारे झगड़ा साहब का कॉल आई थी, वो उन्होंने ये ऑफर किए, इस तरह पूछ रही हैं वो। नहीं, जिस तरह इन्होंने कहा था कि अमेरिका ने फाइनेंसिंग की है, रिजीम चेंज की, तो उसका कोई आधा या कह लें कोई पौना जो है वो सबूत दे देते, तो ये तो इल्जाम जो मर्जी आप लगा दें, जिसको ये बैक नहीं कर पाते, तो ये इनका मेरा आंसर पहले रह गया था। जी सर प्लीज आप पाबंदी के हवाले से बात कर रहे हैं। समझ नहीं आई पाबंदी की हम हर रोज क्या हम सबूत आ जाता है। हम किसी भी सियासी जमात के आपका जवाब आ गया जरा, हम किसी भी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी के खिलाफ है। हम समझते हैं कि पाबंदियों से नहीं, लॉजिक से और बातचीत से, पॉलिटिक्स का काम ये है कि लोगों को कन्विंस करें। सियासी जमात क्या होती है देखें, जब हम पाबंदी के खिलाफ बात करते हैं तो फिर सियासी जमातों पे कुछ जिम्मेदारी आती है। एक सियासी जमात वो है जिसका कायद एक आज सुप्रीम कोर्ट भी मान रही और उस टाइम दुनिया मानती थी कि ये एक अदालती कत्ल है। उस टाइम पीपल्स पार्टी का वर्कर अपने आप को आग लगाता था, अमलाक को आग नहीं लगाता था। फिर पार्टी इसको कहते हैं कि बीबी शहीद का जनाजा, और फिर हम बोलते हैं कि पाकिस्तान वाड़ू, पाकिस्तान पकार दे, पाकिस्तान की बात करते थे। हम ये नहीं कहते थे कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, नहीं खान नहीं, खान जैसे हजार ना हो, पाकिस्तान हो तो हम सब हैं। पाकिस्तान की बात पहले होनी चाहिए। इसीलिए सियासी जमातों के ऊपर आज इनका वर्कर इतना इन्होंने चार्ज किया हुआ है कि वो खुदा ना खास्ता ऐसा लगता है कि हम अपने किसी पाकिस्तानी भाई से नहीं, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर और दूसरे पाकिस्तानी बात कर रहे हो। क्यों आज आप इनके साथ निजी महफिलों में बैठे हैं, ये मेरा भाई झगड़ा साहब ऑन नहीं करेंगे इस बात को, आप इनके साथ बैठे हो, वो बस लाड़ू पाकिस्तान खत्म क्यों भाई, पाकिस्तान है, रहेगा और इंशाल्लाह होगा। हम और आप एक, हमारा आपका एक जुज सा मामला है, ये कोई इतनी बड़ी बात, पाकिस्तान आगे चलेगा इंशाल्लाह। हाँ, सियासत जो है सियासी जमात को सियासी जिम्मेदारियों के साथ चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक सर, आपका जवाब आ गया। आसिफ करमानी साहब ने पीएमएलएन छोड़ दी है, वो कह रहे हैं कि मियां साहब ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो सर ये क्या, ये अच्छी रिवायत है कि आपके इतने सीनियर लोग पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं? शायद खाकान अब्बासी साहब ने छोड़ी, मेहताब अब्बासी साहब ने छोड़ी, फिर अब आसिफ करमानी साहब ने पार्टी छोड़ दी। देखिए, आसिफ करमानी साहब को तो शायद पार्टी ने छोड़ा या उन्होंने छोड़ी, इसके ऊपर तो देखा जा सकता है। देखिए, उन्होंने छोड़ा या पार्टी ने? मैं वही आपको मैं बता रहा हूँ ना, जब बहुत सारे लोग जो पहले फैसलों के अंदर होते थे और एक वो मेन जो इनर सर्कल था, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो बाहर गए तो फिर उनको वो चीज़ हजम नहीं हुई, और फिर वो पार्टी के जो है जो पार्टी के एहसानात थे, और एक नहीं हज़ारों थे, वो उन्होंने उनके ऊपर एक नज़र नहीं रखी और उन्होंने अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया, क्योंकि उनको सेनेट में दोबारा एडजस्ट नहीं किया गया। तो मेरे ख्याल से वो इस तकलीफ़ के अंदर अब ये सारा कुछ कर रहे हैं। बहरहाल ये वो लोग हैं जिनको पार्टी ने कोई जानता नहीं था और पार्टी ने इनको बनाया,
इनको उठाया, इनको रिकग्निशन दी, और आज ये जो है वो तो ये दोनों पहलुओं पे बात हो सकती है कि पार्टी ने छोड़ा या इन्होंने तो पार्टी छोड़ी। कंफर्म करें ना कि हुआ क्या है। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि आपको इससे बड़ा क्या मैं आपको कहूँ कि ये तो पार्टी ने उन्होंने पार्टी ने छोड़ दिया। मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया ना, इनर सर्कल, और फिर उससे जब वो बाहर, आप कह रहे हैं पार्टी ने आसिफ करमानी को छोड़ दिया। देखिए बिल्कुल पार्टी ने सीट नहीं दी तो वो नाराज होकर चले गए जब पार्टी ने। बस खत्म बात। यानी कि ठीक है, यानी कि जो लोग जा रहे हैं तो वो बेसिकली, स्पेशली अगर आसिफ करमानी साहब की बात करते हैं तो फिर उनको पार्टी ने छोड़ दिया है। उनको जो सेनेट का टिकट नहीं मिला तो वो अब वो ये सारी बातें कर रहे हैं, वो मिला होता बड़े खुश होते। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप तीनों मौजूद में मेरे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो IPPs के मामले पर बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। मुल्क को अंधेरों से निकालने के ख्वाब ने अवाम को महंगाई की खाई में ला फेंका है। हुक्मरानों के बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने के लिए IPPs से किए गए मुआहदे अवाम के गले का तौक बन चुके हैं। शहरी जो बिजली इस्तेमाल भी नहीं करते, हर माह कैपेसिटी चार्जेस की शक्ल में उनके पैसे भी भरने पड़ते हैं, और ये सिलसिला अगले सालों तक, या यूं कह लीजिए कि तकरीबन 1-2 दहाइयों तक ये चलने वाला है। कुछ आदादो शुमार रखती हूँ आपके सामने। तो फिर थर, जहाँ से सस्ती बिजली पैदा होनी थी, जिसके कोयले को सोना बनाकर पेश किया गया, रोशन मुस्तकबिल की जमानत करार दिया गया। सबसे ज़्यादा कैपेसिटी चार्जेस भी इसी थरकोल पावर प्लांट को अदा किए गए। थरकोल ब्लॉक 1 पावर जनरेशन को 9 माह में 128 अरब रुपए कैपेसिटी की मद में अदा किए गए हैं। चाइना पावर हब कंपनी ने गुज़िश्ता 5 माह के दौरान 1 यूनिट तक पैदा नहीं किया, लेकिन इसको भी पूरे 103 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट की मद में दिए गए हैं। नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो न जाने कितने महीनों से बंद है, और इससे भी 10 अरब रुपए की अदायगी की गई है। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक शहरी हर माह जो बिजली का बिल भरते हैं उसमें 30% इस्तेमाल शुदा बिजली की लागत, जबकि बाकी जो 70% है वो कैपेसिटी चार्जेस की मद में लिए जा रहे हैं। यानी वो इस बिजली के भी पैसे दे रहे हैं जो ना बनाई गई है ना ही अवाम ने इस्तेमाल की है। वजारत तवानाई के आदाद शुमार पर नज़र डालें तो पिछले माली साल में हुकूमत ने IPPs को कैपेसिटी पेमेंट की मद में 1874 अरब रुपए अदा किए हैं। रवा साल हुकूमत कैपेसिटी चार्जेस की मद में 2010 अरब रुपए अदा करेगी। 2000 अरब से जायद की ये रकम है जो बिजली पैदा किए बगैर ये कंपनीज अवाम की जेबों से वसूल करेंगी, जबकि जो बिजली पैदा की जाएगी उसकी रकम अलग है। गुज़िश्ता 2 साल के दौरान हुकूमत बिजली की बुनियादी कीमत में 4 बार इजाफा कर चुकी है। अप्रैल 2022 से अब तक बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में 18 रुपए का इजाफा हो चुका है। इस वक्त बिजली का औसत टैरिफ 29 रुपये 33 पैसे है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ 76 रुपये फ़ी यूनिट तक पहुँच चुका है। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल्स मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक सनतों को हुकूमती सब्सिडी के बावजूद 1 यूनिट 47 रुपये 60 पैसे का पड़ रहा है, जो खित्ते के दीगर ममालिक से औसतन दुगना है। इस वक्त भारत में नाजरीन 1 यूनिट की कीमत 16 रुपये 80 पैसे, बांग्लादेश में 22 रुपये 40 पैसे और वियतनाम में 20 रुपये 16 पैसे फी यूनिट है। 2019 में PTI हुकूमत ने तवानाई के शोबे के हवाले से लिए कमेटी कायम की थी। 2020 में सामने आने वाली उस रिपोर्ट के मुताबिक सन 1994 की पावर पॉलिसी के मुताबिक 17 में से 16 IPPs ने बिजली घरों में 50 अरब 80 करोड़ की सरमायाकारी की और 450 अरब से जायद का मुनाफा हासिल किया है। रिपोर्ट में यह इंकशाफ भी हुआ था कि IPPs मुआहदों के तहत 15% मुनाफा हासिल करने के बजाय 60 से 70% तक मुनाफा हासिल करते रहे, यानी हर 100 करोड़ पर 70 करोड़ तक का मुनाफा। और सिर्फ मुनाफे में ही नहीं, सरमायाकारी में हुकूमत को मामू बनाया गया। हर पावर प्लांट की कीमत में 2 से 15 अरब रुपए इजाफी जाहिर करके नेपरा से भारी टैरिफ लिया गया। सिर्फ कोल पावर प्लांट्स की लागत 30 अरब रुपए इजाफी जाहिर की गई है। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि पाकिस्तान में लगने वाले पावर प्लांट्स के मुनाफे की मिसाल दुनिया के किसी भी मुल्क में मौजूद नहीं है। इस रिपोर्ट को आए 4 साल बीत चुके हैं, 2 हुकूमतें चेंज हो चुकी हैं, लेकिन कोई भी इन IPPs को लगाम नहीं डाल सका है और इसके दूर दूर तक कोई आसार भी हमें दिखाई नहीं देते हैं। प्रोग्राम तनवीर साहब ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक सूबाई वजीर हैं, मारूफ सनतकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। गौर साहब ने और बहुत से सनतकार
सर हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि वो IPPs के मुआहदों पर नजरसानी करें, और जो बिजली महंगी होने से सनतें बंद हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो PDM के मजमूई दौर में सर कितने कितने लोग रोजगार से महरूम हुए हैं, जरा फरमाइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने आपको एक फिगर दी है, मुझे एग्जैक्ट मजदूरों की फिगर मेरे सामने भी नहीं आई है, बट जो 25% इंडस्ट्री है वो सिर्फ इसी साल बंद हो चुकी है। और इसको आप SNGPL, वापडा, इनके लोड से भी चेक करा सकते हैं कि उनका लोड आपका रिड्यूस हो गया। ठीक। जो बिजली का रेट है वो दुनिया में 6 सेंट का बिजली का रेट है, और पाकिस्तान पे हम कह रहे हैं मैं अगर 9 सेंट भी दे दें तो हम सरवाइव कर लेंगे, मगर हम अगर 16 सेंट की हमारे को बिजली मिलेगी तो हम चल ही नहीं सकते हैं। और जब हम गवर्नमेंट से बात करते हैं तो सामने IPP के कॉन्ट्रैक्ट आ जाते हैं। IPP के कॉन्ट्रैक्ट पे फिर हम कहते हैं कि आप उसको कैंसिल करें या उसके मसले का हल निकालें। हम क्या करें अगर हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, हमारी एक्सपोर्ट डाउन हो रही है, हमारा क्राइसिस में जा रहा है, सीवियर क्राइसिस में जा रहा है, तो उसका सोल्यूशन तो गवर्नमेंट ने निकालना है ना। तनवीर साहब रिपोर्टर हैं हमारे, शकील अहमद साहब, इनको इंटरव्यू दिया है वफाकी वजीर ने, और वो जो आप लोग बात कर रहे हैं उस पर वो रिएक्शन में कहते हैं कि जनवरी से बिजली की कीमतों में कमी हो जाएगी। सस्ती शोहरत के लिए साबिक निगरा जो वज़रा हैं वो सियासी बयानात किसी एजेंडे के तहत दे रहे हैं। सनतों पर से बिजली का 170 अरब रुपए का इजाफी बोझ कम किया गया, ये रिएक्शन दिया है उन्होंने। सर नहीं, वो सिंपल जवाब देते ना। मुझे तो शर्म आ रही है ये बात सुनते हुए कि हमारे वो वज़रा जिन्होंने फैसला करना है मुल्क के लिए, अच्छा डिसीजन लेना है, वो पार्टी क्यों बन रहे हैं? उनको नजर नहीं आ रहा कि इंडस्ट्री कम हो रही है, उनको नजर नहीं आ रहा कि लोड कम हो रहा है, उनको नजर नहीं आ रहा कि एक्सपोर्ट कम हो रही है। उनको क्या ये बात मालूम नहीं है कि दुनिया में बिजली का रेट क्या है? क्या हम नहीं बात कर रहे हैं आज? किस किस्म की वो लोग बातें कर रहे हैं? सारी दुनिया में अगर 6 सेंट है तो हम 16 सेंट पे कैसे चल सकते हैं? उन 9 पे नहीं चल सकते, बट 9 पे भी हम कहते हैं हम सर्वाइव करेंगे। बट मुझे समझ नहीं आ रही कि इनको पार्टी बनना चाहिए कि इनको मसले का हल करना चाहिए। तनवीर साहब जरा मुझे ये समझा दीजिएगा, क्योंकि ताजरों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो कैपेसिटी पेमेंट की मद में कीमत दी जा रही है उसमें से 50% हुकूमत खुद ले रही है। सर ये कैसे मुमकिन है? देखें, 2 ट्रिलियन रुपए जो पावर प्लांट बंद पड़े हुए हैं उसको हुकूमत पैसे दे रही है बंद पावर प्लांट को। अब वो जो 2 ट्रिलियन रुपए है वो हुकूमत इंडस्ट्री, ताजिर और आम आवाम से ले रही है। जो आपके घर में बिजली का बिल आ रहा है, जो मेरे घर में, जो मेरी फैक्ट्री पे बिजली का बिल आ रहा है, या हमारे मुल्क की इंडस्ट्री का बिल आ रहा है, उसमें ले रही है। तो 24 रुपए का जो मतलब है वो जो 8 रुपए होना चाहिए वो 24 रुपए चार्ज कर रही है। और यही हुकूमत पैसे आपसे, पूरी आम आवाम से लेके आगे जाके आई थी। अच्छा सर हुकूमत की तासुर दे रही है कि ये क्योंकि इंटरनेशनल कंपनीज के साथ मुआहदे हुए में, तो अगर इसमें कोई चेंजेस की जाती हैं तो फिर रेकॉर्डिंग जैसा मसला पैदा हो जाएगा। और जो तफसीलात हमारे सामने आ रही हैं उनको देख के ऐसा लगता है कि 90% पाकिस्तानी कंपनीज ही हैं। तो IPPs सर कितने फीसद पाकिस्तानियों की कंपनीज है सर? देखिए जी, मेजॉरिटी सारे पाकिस्तानी ही कंपनीज हैं, और जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट की बात करती है वो प्लांट गवर्नमेंट के साथ मिलकर लगे हुए हैं। 52% प्लांट हैं जो कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर लगे हुए हैं। इंटरनेशनल मुआहदे भी अगर आपने किए हैं, और अगर एक गलत मुआहदा किया जिसकी वजह से हमारे मुल्क की इकॉनमी डूब रही है, मुल्क बर्बाद हो रहा है, तो उसका आपने हल तो निकालना है ना। अगर रॉन्ग मुआहदा किया, और उसमें भी काफी इश्यूज हैं। उसमें इश्यूज ये हैं कि हमारे मुल्क में 4 सेंट का भी IPP लगा हुआ है, और हमारे मुल्क में 16 सेंट का भी IPP लगा हुआ है। अगर 4 सेंट का एक प्लांट बिजली दे रहा है सस्ती, तो फिर मसला क्या है हमारे को? तो वहाँ 16 सेंट की बिजली क्यों ली जा रही है? हम तो सिंध गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि आप जो सस्ती तरीन इस मुल्क में लगी हुई है उससे सस्ती तरीन बिजली ले लें और महंगी वाली बिजली मत लें। और जब टेक एंड पे, जब लें तो पैसे दें, जब ना लें तो पैसे ना दें। तनवीर साहब सर ये बता दें कि इस वक्त जो बिजली का 1 यूनिट है वो कितने का है, और गलत मुआहदों की वजह से कितने का पड़ रहा है? गवर्नमेंट इस वक्त आपको 40 से 45 रुपए चार्ज कर रही है, जो 14 से 16 सेंट एग्जैक्ट बन जाता है। हम कह रहे हैं कि हमारे को 9 सेंट पे चाहिए। ठीक। दुनिया में नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जो आपकी, जो दुनिया में तो और भी सस्ती बिजली है, जो आपके साथ की कंट्री है ना, चाइना है, इंडिया है, वियतनाम है, बांग्लादेश है, जिससे आप एक्सपोर्ट में कॉम्पीट करते हैं। जब आप अपनी प्रोडक्ट बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो इन मुल्कों से आप मुकाबला कर रहे होते हैं। तो वो जो प्रोडक्ट है वहां पर 6 सेंट का है, और हम कहते हैं हमें 9 सेंट का भी दे दो तो हम सर्वाइव कर लेंगे। अगर आप 9 की जगह हमारे को 14 से 16 सेंट देंगे तो हम लोग चल ही नहीं सकते।
ये हम कंटिन्यूस गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट क्योंकि आईपीपी की वजह से वो हमारे को गवर्नमेंट मजबूर है, आईपीपी के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो हमसे चार्ज कर रही है, उस चार्ज की वजह से हमारी। तनवीर साहब, अभी इन मुआहदों के पीछे और इस तरह के गलत मुआहदों के पीछे आपको वजूहात क्या नजर आती हैं? बहुत सारे में तो करप्शन हुई भी है। बहुत सारे ऐसे मुआहदे हैं जिसमें आपके पास इतना महंगा जब चार्ज किया, जबकि 4 सेंट की बिजली थी, तो जिसने चार्ज किया उसको पता लगना चाहिए था ना ये क्या हो रहा है, उसको टाइम पे क्यों नहीं देखा गया। प्रॉब्लम इसके इनकॉम्पिटेंट लोग बैठे हुए हैं, उनको समझ ही नहीं आती कि क्या हो गया, और अगले ने ऐसा आपके साथ लॉक लगाया और आपको फंसा लिया। बट अब इसमें बस हो गई है, इंडस्ट्री की बस हो गई है, एक लिमिट है। अब लिमिट से क्योंकि अब इंडस्ट्री नहीं चल रही, कंटिन्यूस इंडस्ट्री बंद हो रही है, तो गवर्नमेंट ने इसका हल तो निकालना ही निकालना है। अगर नहीं निकालती तो आपके मुल्क की इकोनॉमी खत्म हो रही है, आपका मुल्क बिल्कुल दिवालिया की तरफ जा रहा है। अगर आप हल निकाल लेंगे तो मुल्क बच जाएगा। अगर आप यही बात कहते रहे कि जी इंटरनेशनल मुआहदे हैं और उसमें अगर कोई करप्शन भी हुई है, तो आप उसको फिर बचाएंगे या लोगों को बचाएंगे? इसमें 40 ऐसे खानदान हैं जिनको आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप 40 खानदानों को मैनेज नहीं करते तो 240 मिलियन जो अवाम है वो बर्बाद हो रही है, वो मर। सर, आप मुझे ये बता सकते हैं कि इनमें से सबसे ज्यादा मईशत और आवाम को नुकसान पहुंचाने वाले जो मुआहदे हुए हैं वो किस हुकूमत में हुए हैं सबसे ज्यादा? देखिए मैडम, मैं कोई भी पॉलिटिकल कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, ना मैं करता हूँ, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं एक बिजनेस कम्युनिटी को लीड कर रहा हूँ, FPCCI को लीड कर रहा हूँ। तो आप खुद निकाल लें और आप खुद निकाल लें और आप जाके दुनिया को बता दें कि कौन कौन सा IPP कौन कौन से ईयर में लगा था, आप सबको पता है ना जाके। अच्छा, ये मुझे बता दीजिए कि आपकी कितनी कंपनीज के साथ मुआहदा हुआ है, और साथ में ये भी सर कि आपने खुद से नजरसानी की अपील की तो हुकूमत की तरफ से क्या जवाब आया है इस पर? देखिए, मेरा जो प्लांट लगा हुआ है, मुझसे मीडिया वाले पूछ रहे थे कि मेरा भी फैमिली का प्लांट लगा हुआ है। हमारा जो प्लांट लगा हुआ है वो 4.3 सेंट का वही प्लांट है जो कि चीपेस्ट बिजली पैदा कर रहा है। यही तो मैं आपको बार बार जो बात कर रहा हूँ, वो चीपेस्ट बिजली वो प्लांट पैदा कर रहा है। वो उसको गवर्नमेंट चेक कराए, जैसे चाहते हैं उसको चेक कराए, उसको भी चेक कराएं जाके। सही, तो हुकूमत को हल ज़रूर इसका निकालना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तनवीर साहब, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। वक्त भी ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह जुमे को नाज़रीन से मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।